नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दिन भर की सुर्खियां। पहली सुर्खी सीबीआई के उस एक्शन से जुड़ी है जिसका असर आज दिल्ली से लेकर बिहार तक की राजनीति में रिफ्लेक्ट होता रहा। कैलेंडर में दर्शाई गई होली के ठीक एक दिन पहले यानी कि 7 मार्च को सीबीआई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की। किस केस में? लैंड फॉर जॉब एलिजेड स्कैम यानी नौकरी के बदले जमीन वाले कथित घोटाले में। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि सिंगापुर से किडनी का इलाज कराने के बाद लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली वाले आवास में रह रहे हैं और चारा घोटाला मामले में फिलहाल वो जमानत पर हैं। सीबीआई की टीम यहीं पर उनसे पूछताछ करने पहुंची, जो कि 2 राउंड्स में हुई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ का नेतृत्व डीआईजी लेवल के अधिकारियों ने किया। इस दौरान कई दस्तावेज दिखाकर लालू यादव से सवाल पूछे गए। इससे पहले बीता हुआ कल पटना में लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से सीबीआई ने करीब 4 घंटे पूछताछ की थी। मामला वही लैंड फॉर जॉब स्कैम का था। कल की सुर्खियों में हम आपको बता चुके हैं कि सीबीआई मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और 15 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई की कार्रवाई से उठी सियासी हलचल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट देखिए। जिस वक्त सीबीआई लालू प्रसाद यादव से पूछताछ कर रही थी, ये पोस्ट उसी वक्त का है जिसमें उन्होंने लिखा, पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं, अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें ज़रा भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। यहाँ तक ट्वीट ही है। दर्शक जानते हैं कि रोहिणी ने ही अपने पिता को यानी कि लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट की है। अब लालू से पूछताछ पर आरजेडी नेता उनकी सेहत का हवाला दे रहे हैं। उनकी बात सुनिए। ये केस क्लोज हो चुका था। सीबीआई के अपने दफ्तर में ये केस क्लोज हो गया। बंद केस ये क्यों खोला गया जबकि कोई सबूत नहीं, कोई साक्ष्य नहीं? खोला इसलिए गया कि वो एक टीस है आपके अंदर कि आपकी सरकार चली गई। सरकार चले जाने की आपकी टीस बहुत गहरी है। अब उस गहरी टीस का बदला लेने के लिए आप ये कर रहे हैं। एक आदमी इलाज करा करके लौटा है, इतना मुश्किल इलाज करा के लौटा है। याद रखिए, आपने इन संस्थाओं का जो चरित्र बना दिया है ना, आप भी मुश्किल में आएंगे। हमें तब भी कष्ट होगा जब आपके घरों पे छापे पड़ेंगे, तब भी कष्ट होगा। लेकिन तब भी हम ये कहेंगे किया तो आपने ही, ये शुरुआत है, ये गलत है, और जो गलत है वो गलत है। कल भी आरजेडी ने मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इन आरोपों के जवाब में भाजपा ने क्या कहा, आप वो भी सुनिए। सीबीआई की जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर बहुत पूछताछ हो रही है। लालू जी, राबड़ी जी, मुझे इस परिवार से 3 सवाल पूछने हैं। लालू जी, आप चारा घोटाले में जेल गए कि नहीं गए? कन्विक्शन हुआ कि नहीं हुआ? रेलवे मंत्री थे तो रेलवे का होटल रांची का भुवनेश्वर का एक व्यापारी को बेचा गया कि नहीं गैर कानूनी तरीके से? उसके एवज में आपके परिवार को पटना में एक बड़ी जमीन मिली कि नहीं मॉल की? और जो लोग को जमीन के बदले नौकरी दी गई है वो अधिकांश तो आप ही के समाज के हैं, लेकिन महंगी जमीन उनसे ली गई सस्ते भाव पर और नौकरी दी गई। तो इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। अब आप जवाब नहीं देंगे और कहेंगे सीबीआई दुरुपयोग कर रही है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही। अगली सुर्खी का संबंध एक कथित घोटाले से है। लोकेशन दिल्ली है और मामला आबकारी नीति से जुड़ा है। इस केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में है। आज यहीं उनसे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी पूछताछ करने पहुंची। आगे बढ़ने से पहले तिहाड़ जेल और मनीष सिसोदिया का सब्जेक्ट रिवाइज कर लेते हैं। शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था असहयोग के आरोप में। इसके बाद 7 दिन तक वो सीबीआई हिरासत में रहे। सोमवार यानी बीता हुआ कल सिसोदिया को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट ने ईडी को सिसोदिया का बयान दर्ज करने के लिए 3 दिन की इजाज़त दी है, मोहलत दी है। इसी केस में आज सिसोदिया के करीबी देवेंद्र शर्मा से भी पूछताछ की गई है। खबरों में दिलचस्पी रखने वाले जानते ही होंगे कि सिसोदिया के अलावा दिल्ली सरकार के एक और पूर्व मंत्री यानी सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ जेल में बंद है। आज दोनों के लिए सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर मोर्चा संभाला। आप उनकी बात सुनिए। आज़ादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी स्कूलों की काया पलट दी। वो शख्स है मनीष सिसोदिया। आज़ादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी अस्पतालों की दशा बदल दी, पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का एक नया मॉडल दिया। वो शख्स है सत्येंद्र जैन। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बहुत बहादुर हैं, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल की कोठरी उनके बुलंद हौसलों को नहीं तोड़ पाएगी।
मैं चिंतित हूं आज देश की परिस्थिति को लेके। जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज देने वालों को तो जेल में डाल दें और देश को लूटने वालों का साथ दें, उस देश की स्थिति बहुत चिंताजनक है। अपनी पार्टी के नेताओं का बचाव एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन सिसोदिया के बचाव में दूसरी पार्टी के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। बीते दिनों सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। अब केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनकी गिरफ्तारी पर विरोध जताया है। इस पूरे मामले पर बीजेपी का भी पक्ष आपको सुना देते हैं, ये रहा। तो आज शाम को होलिका दहन होगा, लेकिन हम लोगों ने इसी प्यार मोहब्बत के वातावरण में हमने दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार के दिल्ली के माध्यम से हो रहा है, उसकी होलिका का दहन किया है हम लोगों ने, भ्रष्टाचार का। अगली सुर्खी प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ी है। मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अतीक अहमद के स्कूल में पढ़ने वाले 2 लड़कों को तो पहले ही दिन पकड़ लिया था, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी, आप देख लेना। नेताजी के शब्द हैं। यूपी पुलिस प्रयागराज की घटना के असली आरोपियों को तो पकड़ नहीं पा रही है, दबाव में किसी को भी उठा ले जा रही है। उनसे कहा गया है जो पकड़ में आ जाए उसको मार दो। ये भी राम गोपाल यादव के ही शब्द हैं। होली के मौके पर ये मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने सैफी पहुंचे, जहां उन्होंने ये सारी बातें कही। आप सुन लीजिए। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए आगे रामगोपाल ने कहा कि संविधान जीवन देने का मौलिक अधिकार भी देता है, किसी का जीवन लेने का हक किसी को नहीं। आप किसी की जान नहीं ले सकते, हमें इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। पुलिस पहले किसी को पकड़ ले फिर एनकाउंटर करे, ये अपराध है। आज नहीं तो कल दूसरी व्यवस्था बनकर रहेगी। रामगोपाल ने आरोप लगाया कि 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में ये जो लोग फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं कथित, इन सब पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दरअसल जेल में बंद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि पुलिस ने दोनों बेटों को पकड़कर किसी अज्ञात जगह पर छुपा दिया है और वो जानकारी नहीं दे रही है। वहीं पुलिस ने कोर्ट में बताया कि अतीक के बेटों के नाम का कोई भी व्यक्ति उनकी कस्टडी में नहीं है। इसके बाद दोबारा सीजेएम कोर्ट में शाइस्ता ने अर्जी डाली और अपने दोनों बेटों के बारे में जानकारी मांगी, तो धूमनगंज पुलिस ने कोर्ट को एफिडेविट देकर बताया कि 2 मार्च को कसारी मसारी इलाके में एज़म और अबान लावारिस हालत में घूमते दिखे, तो दोनों को खुलदाबाद के बाल संरक्षण गृह में दाखिल करा दिया गया था। परिवार से जुड़े वकीलों ने जानकारी ली तो पता चला कि बाल संरक्षण गृह में भी दोनों बेटे नहीं हैं उनके, तो सवाल उठता है कि दोनों कहाँ हैं। शाइस्ता परवीन एक बार फिर कोर्ट पहुंची हैं और इस मामले में सीजेएम दिनेश कुमार गौतम ने बाल संरक्षण अधिकारी प्रयागराज और धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य से रिपोर्ट तलब की है। इसकी सुनवाई 10 मार्च को की जाएगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है, इलाहाबाद हत्याकांड में मृतक भाजपा का सदस्य था। वो पैसे के मामले में जिसका नाम आ रहा है वो भी भाजपा के ही मंत्री हैं। आखिर एनकाउंटर करके सरकार कौन सा राज छुपा रही है? अब जो भाजपा की छवि को मिट्टी पलीत कर रहे हैं वो भाजपाई कब मिट्टी में मिलाए जाएंगे या मंत्री पद से हटाए जाएंगे? दरअसल अखिलेश का ये ट्वीट अतीक अहमद की बहन के उस बयान के बाद आया था जिसमें आरोप लगाया गया कि अतीक अहमद से योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे, अब उधारी वापस नहीं ले रहे। ऐसा अतीक की बहन ने आरोप लगाया था। आप उनकी बात सुन लीजिए। नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। सपा की तरफ से लग रहे आरोपों पर भाजपा की प्रतिक्रिया भी आई है, आप वो भी सुन लीजिए। अपराध पर 0 टॉलरेंस है कि कोई भी व्यक्ति हो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो यदि अपराध करता है तो उसको सजा मिलेगी ही। और एक कानून का राज स्थापित किया गया है कि लोगों में एक आज कानून अच्छा हुआ है उत्तर प्रदेश में। इसके कारण आज उत्तर प्रदेश के विकास का एक
ढांचा बन रहा है। पूरे देश दुनिया से लोग आज उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसको कोई दूषित करने की कोशिश करेगा और कोई कानून को चैलेंज करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली सुर्खी उन 2 राज्यों से आई है जहां आज नई सरकार का गठन हो गया। पहले बात मेघालय की। यहां विधानसभा चुनाव में 26 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के अध्यक्ष कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी कोनराड की एनपीपी के साथ गठबंधन में सरकार में शामिल है। संगमा के साथ ही आज प्रेस्टन टाइनसोंग और स्न्याव भालंग धरधर मेघालय के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। हम अग्रिम माफी मांगते हैं अगर हमसे नामों के उच्चारण में कोई गलती हुई है तो। इनकी शपथ के साथ ही 10 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अब नागालैंड चलते हैं। यहाँ नेफिरियो ने शपथ ली। 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे। इसी के साथ उन्होंने नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री एससी जमीर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जमीर भी 5 बार नागालैंड के सीएम बन चुके हैं। आज नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन ने नेफिरियो को सीएम पद की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हुए क्योंकि एनडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने ही सरकार बनाई है। मेघालय की तरह नागालैंड को भी 2 डिप्टी सीएम मिले हैं। डिप्टी सीएम के पद पर टी.आर. ज़ीलियांग और वाई पैटर्न ने शपथ ली। वाई पैटर्न पहले भी डिप्टी सीएम ही थे। 2 मार्च को नागालैंड और मेघालय के साथ ही त्रिपुरा के भी चुनावी नतीजे आए थे। आने वाला दिन यानी कि 8 मार्च को मानिक साहा दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। आखिरी सुर्खी बांग्लादेश से है। राजधानी ढाका के गुलिस्तान इलाके में हुए एक धमाके में कम से कम 14 लोगों की जान चली गई है। करीब 100 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। राहत बचाव का काम जारी है और घायलों को ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। जिस इमारत में धमाका हुआ उसमें कई ऑफिसेज हैं और कई सारे स्टोर्स, कई दुकानें हैं। इन्हीं में से एक से सैनिटेशन प्रोडक्ट्स यानी क्लीनिंग एजेंट्स इनमें रखे हुए थे। दावा किया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर स्थित इसी स्टोर में धमाका हुआ। 6 मार्च को भी बांग्लादेश में रोहिंग्या कैंप में आग लगने की खबर आई थी, जिसके बाद हजारों शरणार्थी बेघर हो गए थे। ये थी आज की सुर्खियां। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ लेते हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।